नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में आप सबसे एक सवाल है कि आज से 30 साल पहले 260 रुपए में आप क्या कर सकते थे। आप सोच रहे होंगे कि 260 रुपए में क्या ही हो सकता था, शायद घर का राशन हो पाता। आज हमारे साथ एक ऐसे विशिष्ट अतिथि हैं जिन्होंने कि 260 रुपए से एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है। हम स्वागत करना चाहेंगे आज के अपने अतिथि श्री रतन सिंह सर का। जी नमस्कार दर्शक। आपने 260 रुपए से अपना पूरा बिजनेस कैसे खड़ा किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप एक बड़े बिल्डर रह चुके हैं पटना शहर के। जी आपने तो हमारी दुखती रग पे हाथ डाल दिया। तो ये बताइए ये सूचना आपको कहाँ से मिली? सर, जब हम गेस्ट सिलेक्ट करते हैं तो हम भी उनके बारे में कुछ रिसर्च करते हैं। सही है जी। हमने अपनी जो बिजनेस की यात्रा है वो 260 रुपए से ही शुरू की थी। थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि इसके पहले भी हमने बिजनेस किया था जी। और वो पिताजी से कुछ पैसे वैसे लेकर के हमने बिजनेस स्टार्ट किया और अंत में हम रोड पे आ गए। बिल्कुल था, लोगों ने कहा घर में, क्योंकि हमारे बारे में ये इम्प्रेशन था कि ये लड़का बेवकूफ़ है, वो तो होशियार नहीं है, घर का सबसे निकम्मा भी मैं ही हुआ करता था। तो इम्प्रेशन ये था कि इनके बस का बिजनेस है नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि भाई आप जाइए कहीं पे जॉब भी लगा, उसके बाद जॉब करिए। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो फंस गए। तो हम रोने लगे पिताजी के पास कि पापा हमसे सब काम करवा लीजिए, हमको एक मौका दीजिए। हमको पता है कि आप रिटायर होने वाले हैं और आज से हम प्रण लेते हैं कि आपसे पैसे नहीं लेंगे। जबकि हमारे पिताजी भी बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, हमारे घर में सभी लोग वेल टू डू थे। उसके बाद मैंने ये कसम लिया कि आज के बाद हम किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे। तो जो पुराने बिजनेस का कुछ कबाड़ उबाड़ बचा था तो उसको हमने 260 रुपये में बेचे। और आप आश्चर्य करिएगा कि मैं स्टेशन बाल्मी वगैरह वगैरह अपने बिजनेस के सिलसिले में पैदल जाता था। पैसे नहीं होते थे पास में। रास्ते में कोई मित्र मिल जाए तो थोड़ा मैं झूठ भी बोलता था कि बगल में गया था, मैं आ रहा हूँ। तो कोई ये थोड़ी बता सकता था, सबको पता था कि मैं अच्छे खासे कर सकता बिलोंग करता हूँ। तो हमने वहीं से यात्रा शुरू की और धीरे धीरे करते हुए आपके सामने। बिल्कुल, जीवन में गिरना, असफल होना वो बस एक पड़ाव है, वो एक डेस्टिनी नहीं है, वो अंत नहीं है। जीवन में उठते वही है जो गिरकर दोबारा खड़ा होने का हौसला रखते हैं। आपने जब बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट किया तो उस फेज में क्या क्या समस्याएं आपको आई, या पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने कैसे? नहीं, संघर्ष तो आपको बहुत करना पड़ता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन हम यहाँ पहुंच गए। बहुत से फेलियर्स भी मिले बीच में, लेकिन कहा गया है कि किसी मंजिल पे आप जब चलेंगे तो रास्ता जरूर मिलता है। और धीरे धीरे करके हम बहुत सा काम करते हुए अपना हम कभी भी मतलब कि अंदर से इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम आई विल डू दिस। तो वो चीज़ हमको रुकने नहीं देता था जी। और हालांकि लोग हंसते थे घर में भी, हमको ये कहा जाता था कि अच्छा देखिए ये भी खड़े हुए हैं, बिजनेस में आए हैं। और बस ये थी कि हमारे घर में कोई बिजनेस का बीज शब्द जानता भी नहीं था, बिजनेस कोई कंसीव भी नहीं कर पाता था घर में कि बिजनेस होता क्या है। तो धीरे धीरे करके काम करते प्रॉपर्टी के काम में उतरे हम, और होटल्स के लाइन में उतरे, प्रॉपर्टी के लाइन में उतरे, अपार्टमेंट्स के लाइन में उतरे। तो धीरे धीरे करके गुडविल बनती गई, कारवां चलता गया, मंजिलें मिलती गई। मौजूदा में आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अभी तो हम प्रोजेक्ट से रिटायर्ड हो गए। मोटा मोटी 1,500 से 2,000 मेरे क्लाइंटल बेस हुआ करते थे। और अब एक तरह से आप कहिए कि अब जो पाना था पा लिए, अब ज़्यादा चाहिए भी नहीं। अब मेरा समय आ गया कि हम अब सोसाइटी को कितना वापस कर सकते हैं। अब मेरा जो फेज है वो पाने का नहीं है, अब देने का फेज है। तो इसी सिलसिले में बहुत सा काम चल रहा है, बहुत से वेलफेयर स्कीम चल रही है मेरी, और हम लोग बहुत सा काम कर रहे हैं। देसी गाय गो संगठन पे काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी चलती रहती है। आप 65 प्लस? यस, I'm 66। तो इस उम्र में अभी आप फिट हैं और एक इस तरीके से मुस्कुराते हुए कैसे रख पा रहे हैं?
उसमें ऐसा है ना कि देखिए, बहुत लाइफ की फिलॉसफी बहुत सिंपल है, जिसको लोग कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हुए हैं। आपको बहुत छोटी सी जिंदगी मिली है और फिर अंत क्या है, सबको जाना वहाँ पे। एक मैं अपना लिखा हुआ एक छोटा सा लाइफ फिलॉसफी पे अपना ही 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। तू अपना पराया तो करता रहा बस, तू अपना पराया तो करता रहा बस, कहाँ थे वो सब जब किश्ती फंसी थी। चला चल तो मालिक के दफ्तर, न कोई रुका है न कोई रुकेगा। यही लाइफ फिलॉसफी है मेरी, और इसमें हमको लगता है जिंदगी का सार छिपा हुआ है। और मेरा समय है कि हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, और मालिक के दर पे एक अच्छे बायोडाटा बना के पहुंचेंगे तो हमको शायद अच्छा लगे। जी बिल्कुल। जिंदगी एक रेस है, मंजिल गंगा घाट, कर्म तो करना है। सर, आप अभी जो है बिहार में बिजनेस के माहौल को कैसे देख रहे हैं? चूंकि कुछ घटनाएं ऐसे हाल फिलहाल में हुई है जिसके वजह से एक ऐसा भावना जा रहा है कि शायद स्थिति बदली नहीं है, आदमी कहीं वही स्थिति तो नहीं है। स्थितियां और जो आप कांड सुन रहे हैं, जो कुछ घटनाएं हुई हैं, तो वो हुई हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि माहौल यहाँ पर खराब हो गया। माहौल ठीक ठाक है और बहुत कुछ सरकार को करने की जरूरत है, जो कि आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से लैप्सेस हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर उतना काम नहीं किया गया है, एजुकेशन पर उतना काम नहीं किया गया है जिसमें करने की जरूरत है। तो अच्छे गवर्नेंस से इसको और भी बेहतर किया जा सकता है। कुछ बेहतर तो पहले से हुआ भी है और बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। चाहे वो बिल्डिंग लाइन में हो, आगे बिजनेस लाइन में हो, तो जो बड़े साहब लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, अपने चैम्बर से निकलते नहीं हैं। वो गवर्नमेंट सर्वेंट अपने को बस कहने को गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के चलते जो डेवलपमेंट होना चाहिए बिहार का, वो नहीं हो पा रहा है। इतनी योजनाएं सरकार लेके आई हुई है कि उसका 10% भी हो जाए तो बिहार की 90% समस्याएं खत्म हो जाएगी। लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या आपके पास स्कीम आई हुई हैं। बस उसको लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, और उस मामले में थोड़ा सा लैप्सेज है। सरकार उस स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स इनके हावी हैं, तो थोड़ा इस पर काम करें लोग तो कुछ बिहार की जरूर बेहतरी है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में योजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन पॉलिसी लेवल पे उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। कुछ हद तक आप ठीक बोल रहे हैं, पॉलिसी लेवल पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। कुछ लोगों को गाँव पे आप कभी घूमेंगे आपको, तो जो स्कीम सरकार चलाती है, सब्सिडी दे रही है, कभी मत्स्य पालन कीजिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। क्या बहुत सी सपनाएं पड़ी हुई हैं इस तरह की जिस पर आप बिजनेस, लेकिन उस पर जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को काम करना चाहिए था वो लोग नहीं कर रहे हैं। उनको गाँव में जाना चाहिए, वहाँ उनको एजुकेट करना चाहिए। आप अपने चैम्बर से निकलिए, बाहर जाइए और सोचिए कि ये बिहार, ये देश आपका अपना है। ये जिस दिन आपकी सोच इस तरह की हो जाएगी, आपका देश विकास करेगा, आपका राज्य विकास करेगा। और गवर्नमेंट का क्या काम है, उसी चीज को एक्सप्लोर करना, जो शायद कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट बात हमारी तरीके से मकबूल कहीं ना कहीं सरकार का लैप्स है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप जो है गौ संवर्धन और कुछ इस तरीके के चीजों पर भी काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। हॉर्स राइडिंग भी बच्चों को मैं सिखाता हूँ, क्योंकि बचपन में हम लोग हॉर्स राइडिंग करते थे और ये शहरी वातावरण में ये चीज़ें खत्म विलुप्त हो रही थी, जो कि हॉर्स राइडिंग बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो वो राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करेंगे। तो इसी कारण अब तो मेरी उम्र नहीं रही कि हम बहुत हॉर्स राइडिंग करें। हालांकि हॉर्स राइडिंग अभी भी मैं करता हूँ, लेकिन हमारी मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम हॉर्स राइडिंग सिखाएं। हम एथलेटिक्स रहे अपने जवानी का क्षेत्र, हमारे यहाँ बच्चों को हम दौड़ना सिखाना, हाई जंप कराना, अपने स्तर से जितना बनता है मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि वो करूँ। और रही बात गौ संवर्धन की बात, तो बिल्कुल अब वो क्या रहा है कि देसी गाय लगभग विलुप्ति के कगार पे है। खास करके एक पर्टिकुलर गाय का नाम मैं बताऊं, वो थारपारकर एक नस्ल है जो लगभग विलुप्ति के कगार पे है,
क्योंकि बहुत से रीजन हैं उसकी, उसमें बहुत डिटेल में हम जाना नहीं चाहेंगे। इतना ही समझिए कि वो लगभग विलुप्ति के कगार पे है, जिसके लिए भारत सरकार भी काम कर रही है, राजस्थान सरकार काम कर रही है। और इस क्रम में हम भी छोटा सा कंट्रीब्यूट करने के लिए हम भी थारपारकर गाय की नस्ल की कुछ गायें का पालन कर रहे हैं और बच्चों उससे संवर्धन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि लोग देशी गाय पालें, कम से कम एक दरवाजे पर जरूर रखें। हालांकि आप बहुत डीप में जाएंगे तो गौ पालन करना इकोनॉमिकल वाइबल बिल्कुल नहीं है। और डेयरी वगैरह के प्रोजेक्ट जितने आ रहे हैं 90% फेल कर रहे हैं, क्योंकि उनका जब कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे आप तो आप देखेंगे ये शुद्ध घाटे का सौदा है। तो इसलिए धीरे धीरे करके इस लाइन से हटते गए लोग और विलुप्ति के कगार पे है। तो आप प्रोजेक्ट लगाने के लिए तो डेयरी फार्म के लिए फंडिंग कर रहे हैं, उससे पर्पस सॉल्व होना नहीं है। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके एक गाय के पर डे का खर्च क्या आता है। मोटा मोटी बता दें, 4 गाय को खिलाने में लगभग एक दिन का खर्च आता है 2000 रुपये के आसपास। मैंने 500 रुपये पर डे तो एक में गाय पे आपका खर्च आ गया, आप कितना प्रोडक्शन ले गया। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप कि इस तरह के जो 40 लाख और 50 लाख रुपये सब्सिडी देते हैं, उस पर ना सब्सिडी लेकर के आप उसका बेस रेट बढ़ाएं। आपको सब्सिडी देना, हम ये नहीं कहते कंज्यूमर के पास अल्टीमेटली जाए, जो पैसा आप वहाँ खर्च कर रहे हैं आप किसानों को वहाँ सब्सिडी दें कि आपका जो आप 30 रुपये 35 रुपये किलो बेच करके क्या ही कमा लेगा। बहुत से बहुत लोग जो 1-2 गाय पालते हैं घर के अपने, उनका घर का सब चीज होता है, तो बड़े स्केल पे नहीं काम हो सकता जबकि आप किसानों के लिए इस तरह की बात नहीं सोचेंगे। ये हमारी मान्यता है। आप एक सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीनी चाहिए। अब मेरा फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी को जो भी कर सकते हैं दें, वापस दें। तो ये कंसेप्ट ऐसा है कि आपने सुना होगा किसी सीनियर सिटीजन होम या वृद्धाश्रम का नाम सुना होगा, तो आपका इंप्रेशन क्या जाता है कि बड़ा दीनहीन व्यक्ति होगा जिसके बेटे पर पूछ नहीं रहे होंगे और वो बेचारा जेंट्स या सीनियर सिटीजन जो है सो जिंदगी बसर कहीं सीनियर सिटीजन होम में कर रहा होगा। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। हम वहाँ पे इस पर जरूर काम कर रहे हैं अपने रघुवंशपुरम के फार्म हाउस पे, लेकिन वो एक क्लब होगा। आप वहाँ पे निरीह बन के नहीं जाएंगे। सर, ये रघुवंशपुरम कहाँ है? ये रघुवंशपुरा सारण डिस्ट्रिक्ट में है और पटना से लगभग 8 किलोमीटर दूर पे है। तो यहाँ पे एक हम इस तरह का क्लब के निर्माण की तरफ काम जरूर कर रहे हैं। और उसका कंसेप्ट ये है कि आप हर एज ग्रुप का आदमी अपने एज ग्रुप के साथ एंजॉय कर सकता है, करता है। हमारे यहाँ वैसे भी पर्सनल लेवल पर ये कार्यक्रम चलता रहता है कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 75 साल की 80 साल की बच्चियाँ मेरे मैडम के साथ जब डांस करती हैं, मस्ती करती हैं, क्रिएशन करती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। इसी को थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट के साथ हम ले जाना चाहते हैं। वो एक वहाँ पे एंजॉय करने जाइए। आप हो सकता है 6 महीने के लिए जाए। होता क्या है कि जब सीनियर सिटीजन अब बहू के यहाँ, बेटे के यहाँ जब बाहर जाती हैं तो वो सफोकेशन फील करती हैं, वो फ्री नहीं फील करती हैं। उनको भी एक सोसाइटी चाहिए, एक समाज चाहिए। तो वहाँ कंसेप्ट ये है कि आप निरीह बन के ना जाएं। यदि आप सक्षम हैं तो बिल्कुल जाएं वहाँ पे। 6 महीना ही रहें, 8 महीना रहें, लाइफ टाइम रहें। दैट इज योर लिबर्टी। आप पे करना चाहते हैं पे करें, नहीं पे करना चाहते हैं, हर तरह की वहाँ पर सुविधाएं हमारी तरफ से उपलब्ध रहेंगी। और वहाँ पे आप डांस करिए, सीखिए, मस्ती करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अपने बुढ़ापे में सीनियर सिटीजन में आपको करने की वहाँ पूरी स्वतंत्रता है। आप जब तक चाहें तब तक रहें, नहीं चाहें आप घर जाएं, फिर मिल करके फिर वापस आना चाहती हैं। एक तरह का क्लब है और आपके लिए सुकून की जिंदगी जीने की जगह बनाने का कंसेप्ट हमारा। आप देखिए ईश्वर की कितनी कृपा होती है, हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं। मेरा प्रयास बहुत बेहतरीन सर आपके प्रयास हैं। वृद्ध एज में लोग जो है कहीं ना कहीं लो एनर्जी फील करते हैं, न कि सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। तो यहाँ पर प्रयास ऐसा है शायद आपका कि एक जो ओल्ड एज लोग हैं उनको एक मानसिक रूप से भी वो एनर्जेटिक फील करे और उनके लिए एक बेहतरीन क्लब की तरह हो। जो सपोर्ट नहीं कर सकते खुद को, उनके लिए आपके तरफ से एक सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर कुमार। थैंक यू सर।